हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के गणित के पिछले वर्ष के 2022 के हुए क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे थे। पहला सेट चल रहा था और इसमें हमने 5 प्रश्नों को हल करवा दिया था। इस वीडियो में हम 6वें प्रश्न को देखने वाले हैं। प्रश्न में हम देखते हैं 6वें का जो का वाला प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा द्विघात समीकरण का प्रश्न है। इस प्रश्न में हम हल करते हुए यही कहेंगे कि माना प्रथम दो धनात्मक क्रमागत सम संख्या थी, तो यहाँ पे लिखेंगे माना प्रथम सम संख्या। वैसे हमें सम लिखने की आवश्यकता नहीं थी। x तथा द्वितीय सम संख्या, उसके तुरंत बाद वाली जो सम संख्या हो जाएगी वो x + 2 करके मिलेगी। यानी सम संख्याएं दो दो के अंतर पे होती है, विषम संख्याएं भी दो दो के अंतर पे होती हैं, याद रखिएगा। तो विषम संख्या कहता है तब पर भी हम x + 2 ही मानते, कोई अंतर नहीं होता है इसमें, क्योंकि आप x + 3 मानने की क्षमता में हैं, मुझे ऐसा भरोसा है। खैर, ये सारी चीज़ें हैं। उसके आगे चलते हैं। इनके वर्गों का योगफल दिया गया है। वर्गों का योगफल दिया है जो कि होता है 244। तो पहली संख्या x है, इसका वर्ग। दूसरी की संख्या x + 2 है, इसका वर्ग बराबर 244 है। तो लिख दिया है 244 बन जाएगा। यहाँ पे x² हो जाएगा। यहाँ पे x² + 2 का वर्ग 4 + 2 × 2, ये वाला 2 भी रहेगा तो 2 दूनी है 4x हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं, फार्मूला लगा रहे हैं a + b होल स्क्वायर का, हम डायरेक्ट कर ही रहे हैं क्योंकि अच्छा लगता है। x² जोड़ करके 2 बार है तो 2x² हो जाएगा। ये 4x है, जैसा लिख दिया जाएगा। 244 इधर आएगा। फिलहाल +4 को यहाँ पे लिखना होगा, -244 लिखना होगा। 244 बराबर 0 हो जाएगा। 244 में 4 घट जाएगा, 240 बचेगा। यानी 2x² + 4x - 240 बराबर 0 हो जाएगा। सभी पदों में 2 से भाग कर देंगे तो x² + 2x और -120 बराबर 0 मिल जाएगा। गुणा करने पर 120 मिल जाए, जोड़ने या फिर घटाने पर 2 मिल जाए। संभवतः यहाँ पे घटाने पर ही मिलेगा। तो 120 का हम गुणनखंड करेंगे बहुत प्यार से, और इसी के ज़रिए हम पता कर पाएंगे कि हमारे लिए वो कौन सी संख्या उपयुक्त है। 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा। ओके, 15 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो रहा है। 15 में से 8 गया, कोई मतलब नहीं, 2 तो नहीं मिलेगा। 3 से काटने पर 5 मिल गया, 5 से काटने पर 1 मिल गया। कुछ अच्छा करते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12 कर लेते हैं और 5 दूनी 10 कर लेते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 12 दाम 120, 12 में से 10 गया 2। बहुत ही प्यारी सी चीज़ मिल गई है। तो x² लिखेंगे, यहाँ पे प्लस 12x लिखेंगे, उसमें से 10x गायब हो जाएगा, -120 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x + 12 मिल जाएगी। यहाँ से -10 कॉमन लेंगे, x + 12 मिल जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। x + 12 यह कैसे निकल आ रहा है, x - 10 यह कैसे निकल के आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे यदि x + 12 बराबर 0 हो तो x बराबर आपको -12 मिल जाएगा, जो कि अमान्य होगा क्योंकि हम धनात्मक संख्याओं की बात कर रहे हैं और ये एक ऋणात्मक संख्या है, इस वजह से अमान्य होगा। यदि x - 10 बराबर 0 करते हैं तो हमें x बराबर +10 मिलेगा, ये मान्य होगा। तो तब प्रथम संख्या, जो प्रथम सम संख्या थी, प्रथम संख्या वो हो जाएगी 10, और द्वितीय संख्या जिसकी बात की जा रही थी वो हो जाएगा 10 + 2 बराबर 12। तो हमारे पास यही 2 संख्याएं ज्ञात करने का काम था। सॉरी, दिखाई नहीं दिया, ठीक है। तो x + 2 बराबर 10 + 2 बराबर 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। और अब हम 6वें के ख नंबर प्रश्न पे पहुंच भी गए हैं। ये जो ख नंबर प्रश्न में एक चतुर्थांश बनाया गया, प्रश्न बस यहाँ तक है और बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। दी गई आकृति में त्रिज्यखंड दिया गया है, ये त्रिज्यखंड है, उसका नाम दिया गया है ABCA, नहीं जो भी है OACB जो भी है। इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले एक वृत्त का
केंद्र O है तथा का चतुर्थांश है और OD बराबर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे OD बराबर 2 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, हम इसका चित्र फटाक से बनाएंगे और जो भी डिटेल्स हैं वो आपके सामने लिख करके दिखाएंगे। तो प्रश्न को देखेंगे, बड़ा आसान प्रश्न है। यहाँ पे जो भी चित्र है वो हमने बनाने का प्रयास किया है और यहाँ पे हम लिखेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या, बहुत ही प्यार से लिखेंगे, ठीक है। चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं लेकिन हम चतुर्थांश अकेले लिख लेते हैं। हालांकि चतुर्थांश का नाम OAC भी लिख लेना चाहिए था, पर ठीक है, चलता है। ये 3.5 सेंटीमीटर है, वो लिख लेते हैं। OD बराबर 2 सेंटीमीटर दिया गया है, वो भी लिख लेते हैं। और कुछ ख़ास जानकारी इसमें हमको लिखने की आवश्यकता तो नहीं जान पड़ रही है, हम बस छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख रहे हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सभी लोग कमेंट करके ये बता सकते हैं कि वो अब की बार हाई स्कूल में कितना अंक प्राप्त करना चाहते हैं गणित में। मुझे जानकर बड़ी खुशी होगी कि आप कितना चाहते हैं और कितने लोग पास बार होना चाहते हैं वो लोग कमेंट करें और कितने लोग टॉप करना चाहते हैं वो कमेंट करें प्लीज़। मुझे जानने में बड़ी इच्छा होती है, मेरे जानने की बहुत इच्छा होती है कि क्या आप सोचते हैं अपने बारे में। चलिए इसमें देखते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस इस सफ़ेद वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज DOB का क्षेत्रफल, DOB का क्षेत्रफल, क्योंकि यही कुछ बनेगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है πr²/4, चौथा भाग होता है। माइनस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, आधार है OB गुणते ऊंचाई है OD। तो ये चीज़ें हैं, चीज़ों को रखना शुरू करते हैं। यहाँ पे पाई का मान रखना चाहिए, हाँ बिल्कुल रख देना चाहिए 22/7 और ये जो बटे 4 है वो 4 है, वैसे ही रहेगा। R का मान जो है 3.5 उसकी घाते 2 हो जाएगा, -1/2 गुणते ये जो OB है वो 3.5 रहेगा, गुणते ऊंचाई जो है वो 2 है, ऐसे रहेगी। 2 से 2 ऐसे कैंसिल हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो काट ही देते हैं, रखा कुछ नहीं है उसमें। 2 से इसको काट देते हैं, 11 मिल जाएगा और इस 35 को काटा जा सकता है 7 से, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। तो 11 गुणते ये 3.5 गुणते 3.5 होगा, बटे 7 गुणते 2 दिखाई दे रहा है, माइनस यहाँ पे 3.5 दिखाई दे रहा है। तो 5 7 35 0.5 मिल जाएगा और अभी 2 से कुछ काट देना चाहिए, इसको छोटा करना चाहिए या फिर चलो ठीक है, ट्राई करते रहते हैं। बात को बढ़ाएंगे और गुणा करेंगे या फिर भाग करके थोड़ा सा छोटा कर देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे बड़े असमंजस की स्थिति रहती है, पर चलो भाग कर लेते हैं। 0.2 से 5 को भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और फिर दशमलव तो लग चुका है एक बार, दोबारा क्या लिख जाती है, 1 बढ़ जाएगा, 2 5 10 इतना मिल जाएगा अगर आप काटना चाहेंगे तो। अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, 11 मिल गया, वहाँ पे 0.25 मिल गया। यकीन ना हो रहा तो भाग करके देख लेना, ठीक है, सब कुछ आप पर निर्भर करता है। -3.5 इन सभी का गुणा कराएंगे और उसके बाद उससे उसको घटा देंगे और उत्तर मिल जाएगा। तो गुणा कराने का हम प्रयास करते हैं, तो गुणा कराते हैं, पहले इसका करा लेते हैं या फिर 25 का गुणा करा लेते हैं 11 से, 11 5 55, 5 यहाँ से लग गया 5, 11 दूनी 22, 5 27 इतना मिल गया। 2 अंकों पे दशमलव लगा है तो यहाँ पे लग गया दशमलव। फिर इसमें देखिए 2.75 हो रहा है, उसमें 3.5 से गुणा करना है। 5 5 25 यहाँ से लगे 2, 5 7 35, 2 37 यहाँ से लगे 3, 5 दूनी 10, 3 13 इतना हो गया। 3 5 15, 5 यहाँ से लगे 3 दूनी 3 7 21 22 यहाँ से लगे 2, 3 दूनी 6
2 8 इतना हो गया 5 7 5 12 2 यहाँ से लगेगा 1 3 2 5 1 6 8 1 9 और यहाँ पे 2 अंक पे ऊपर दशमलव लगा था, 1 अंक पे यहाँ पे, टोटल 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो हमको मिल जाएगा 9.625। तो वही हम लिख लेते हैं 9.625, उसमें से 3.5 अभी घटाना है तो हम घटाएंगे यहाँ पे 3.5 को ऐसे लिखा जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। ये 5 और 2 ऐसे रहेगा, 6 में से 5 गया 1 बच जाएगा, 9 में से 3 गया 6 मिल जाएगा, 6.125 दिखाई दे रहा है। तो बस इतना ही कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, हमारा उत्तर प्राप्त हो गया है। हालांकि उत्तर जो इसमें बुक में दिया गया है वो दशमलव ना दे करके बटे में दे दिया गया है, तो आप किसी भी रूप में रख सकते हैं, सब सही होगा। यहाँ पे मैंने जो दशमलव रखा है वो दशमलव ना रखा जाए और मतलब दशमलव हटा दिया जाए, बटे में छोड़ दिया जाए तो उत्तर वैसे मिल जाएगा। तो उसको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचें कि हमको किस में करना चाहिए, तो आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, आपको उत्तर सही माना जाएगा और नंबर पूरे ही मिलेंगे, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और अब जो हमारे सामने प्रश्न आ जाता है छठवें का ग वाला प्रश्न, इसमें कहा गया कि 5 6 और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना कीजिए। एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज के संगत भुजाओं की 7/5 गुनी। 7/5 गुना होने का मतलब है, देखिए ऊपर वाली गिनती 7 जो है बड़ी है, तो इस आधार पे आप कह सकते हो कि जो नया त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज को बनाने के बाद जो नया त्रिभुज बनेगा वो इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये रचना वाला प्रश्न है भैया, काफ़ी समय लेते हैं, बहुत अच्छे से ये बनवाते हैं, तो आराम से बनाएंगे हम लोग। चलो देखेंगे आगे। ठीक है, ये घ वाला प्रश्न बाद में कहीं करेंगे। तो आइए चलिए पहले रचना कर लेते हैं। तो चलिए बनाने की शुरुआत करते हैं इस चित्र को। सबसे पहले हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर वाली भुजा खींचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी वाली भुजा हम सबसे पहले खींच लेते हैं, क्योंकि यही अपना तरीका होता है। वैसे आपका तरीका अपना हो सकता है, पर मुझे यही पसंद है। यहाँ पे हमारा 0 है, हम यहाँ पे 7 तक पहुँच गए हैं और ये बन गया, ये जो बनना था बन गया। अब दूसरी बात आ जाते हैं, जो कितनी भुजाएं दी गई थी, 5 और 6 दी गई थी। तो 5 और 6 के लिए चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये देखिए 6 सेंटीमीटर वाली भुजा हम मापना शुरू कर रहे हैं। 6 पे हमने ये रख दिया है और ये बढ़ा दिया, 0 पे पहुंच गए। ठीक, तो एक बार ऐसे खींच दिया, फिर अब 5 की बारी आ जाती है, ये 5 पे रख दिया है और इसे कम कर दिया। कम करने के बाद ये जहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से खींच दिया है। और वैसे इसे मिटाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो बड़ा हो गया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा, उसे थोड़ा सा छोटा कर देने में कोई आपत्ति नहीं है। अब इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं, क्योंकि मिलाना ज़रूरी है। तो ये मिल गया, और जो हमारा त्रिभुज बनना था, रचना करने के लिए कह रहे थे, तो त्रिभुज बन चुका है। त्रिभुज का नाम हम रख देते हैं AB और C। यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है। पर्याप्त मात्रा में हमने बना दिया। अब नए त्रिभुज की रचना करनी है, जो कि इसकी सभी भुजाओं के 7/5 गुना है, यानी नया त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा बनेगा। उसके लिए हमको यहाँ पे एक न्यून कोण खींचना होगा। कोई भी ऐसे लंबाई का खींच सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं होती है। यहाँ पे हमने इतना लंबा सा खींच दिया है, इसका नाम हम x दे देंगे। और x देने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 निशान, क्योंकि 7/5 कह रहा था, तो यहाँ पे जो बड़ी गिनती रहती है उतने निशान हमको बनाने होते हैं। थोड़ा सा छोटा लेंगे, ये पहला निशान बन गया, दूसरा, और ये सभी बराबर ही रहते हैं, तीसरा, चौथा और 5वां, 6वां, 7वां। 7 बन गए। इनका नाम भी लिखना होगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। नाम लिखना अच्छी बात होती है, ताकि कोई दिक्कत ना हो और बड़े ही आराम से, मतलब पता भी रहे कि हमारे पास 7-8 निशान है। नहीं गलती से 6 या 8 बन गए तो दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से ये गिन लेना, नाम लिखना आसान, अच्छी बात होती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे बात को। हमको देखिए
नया वाला त्रिभुज 7/5 कह रहा था, तो नया वाला त्रिभुज थोड़ा बड़ा होगा, तो नया वाला त्रिभुज 7 के साथ जाके मिलेगा, हमारा ये वाला 5 के साथ जाके मिलेगा, यानी बी को हमको 5 के साथ में मिलाना होगा। ये सारी चीज़ें यही 7/5 को देख करके की जा रही है। हमने 7 निशान क्यों बनाए, क्योंकि इसमें बड़ी वाली गिनती 7 8 थी। हमने 5 वाले के साथ इसको क्यों मिलाया, क्योंकि 5 यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा था। ठीक, अब चूँकि हम जानते हैं कि नया वाला बड़ा बनेगा, तो हमको 5 से इसको मिलाना पड़ेगा ताकि ये बड़ा होकर के यहाँ पे जा कर के मिले। अब हमको एक और समांतर रेखा ऐसे खींचनी होगी इसके, तो समांतर हम किस प्रकार से खींच पाते हैं। समांतर के लिए देखिए जो नियम होता है ये होता है कि हमको इसको ऐसे खींच लिए, पहले इसमें एक चाप लगाना होता है, वही हम यहाँ पे चाप 7 पे भी लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमने लगा दिया। फिर इसको मेज़र करना होता है, नापना होता है। ठीक है, जितना ये होता है, अरे यार ठीक ही लग रहा है, वही यहाँ पे रख कर के इसे मिला देना होता है। जब ये मिल जाता है तो हम यहाँ से समांतर रेखा खींच पाएंगे। और समांतर रेखा खींचते वक्त ये भी ध्यान दीजिएगा कि समांतर ये सच में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ना लगे तो थोड़ा सा टेढ़ मेढ़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिंदु का निर्धारण करना उतना आसान नहीं होता है कि आपने आसान कर पाएँ। अब देखिए ये ए बी को आगे बढ़ाए जाने पर जा कर के बी डैश पे मिलता है। यही सबसे ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पे बी डैश हो चुका है। ये समांतर रेखा तब आई जब ए बी को आगे बढ़ाया गया था, और अभी इसके समांतर ऐसे जाने वाली है जो कि ए सी को आगे बढ़ाने पर मिलेगा। तो क्यों ना हम ए सी को पहले ही बढ़ा दें ताकि वहाँ पे जाके मिले। एक ही बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पहले बढ़ाएं चाहे बाद में बनाएं। थोड़ा सा गंदा हो गया ना, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग आ गई है। ये थोड़ा सा एकदम इससे होकर के जाना चाहिए था, पर अब उसको मिटाने का कोई मतलब मन नहीं कर रहा है हमें। हम आगे आपको बताएंगे कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ऐसे एक चाप खींचने वाले हैं, बी पर भी वही सेम चाप खींचेंगे, और उसके बाद यहाँ बी वाला नाप लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे नाप पाएंगे। ये नाप लिया, थोड़ा सा बड़ा ही है, चल जाएगा, इतना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया, मे बी पॉसिबल ये समांतर ही लग रहा है। हाँ लग तो रहा है, खींच देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। ये हो गया अपना सी डैश। तो बी डैश सी डैश, ये जो हमको ए बी डैश सी डैश जो मिला है, यही वह अभीष्ट त्रिभुज है जिसकी हमें ज़रूरत थी बनाने की। तो हमने ये बना दिया है। रचना के पद आपको लिखना होगा अब, तो वो भी एक ज़रूरी हिस्सा होता है। और रचना के चरण तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, मैं प्रयास करता हूँ कि जल्दी जल्दी आपको लिख करके दिखा देता हूँ। ठीक है, रचना के पद, पहली रचना हमने की त्रिभुज ए बी सी की, और रचना की जहाँ ए बी बराबर 7, बी सी बराबर 6, सी ए बराबर 5 सेमी है। तो ए बी बराबर 7 सेमी, बी सी बराबर 6 सेमी तथा सी ए बराबर 5 सेमी है, ऐसा हम लिख देंगे। दूसरा काम हमने ये किया था कि हमने ए एक्स एक न्यून कोण, ठीक है, ए बी के साथ न्यून कोण बनाता हुआ ए एक्स खींचा। तो ए बी के साथ बिंदु ए पर न्यून कोण बनाती किरण ए एक्स खींचे, ये किया। तीसरा काम अगर हम यहाँ पे कहना चाहें तो ए एक्स पर 7 बिंदु, ए एक्स पर 7 बिंदु A1 A2 A3 A7 इस प्रकार अंकित किए कि A1 बराबर A1
A2 बराबर ऐसे डॉट 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 A6 A7 है। ये काम किया। चौथा काम क्या किया, A5 को B से A5B मिलाया, A5B मिलाया। ओके, अगला क्या काम किया है, A7 पर A5B के समांतर A7B डैश खींचा। A7 बिंदु A7 पर A5B के समांतर एक रेखा खींची जो AB को बढ़ाने पर B डैश पे मिलती है। तो वही हम लिखेंगे, बिंदु A7 पर A5B के समांतर रेखा खींची जो AB को आगे बढ़ाने पर B डैश पर मिलती है। अगला काम क्या किया है, B डैश पर BC के समांतर रेखा खींची। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे B डैश पर BC के समांतर रेखा खींची जो AC, ठीक है, इसका क्या नाम है, AC को आगे बढ़ाने पर C डैश पे मिलती है। AC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर मिलती है। प्राप्त त्रिभुज AB डैश C डैश ही अभीष्ट त्रिभुज है। अभीष्ट त्रिभुज है मतलब रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जिस त्रिभुज की हमको आवश्यकता थी, जिस त्रिभुज की रचना करने के लिए हमसे कहा गया था, वह त्रिभुज यही वाला है। तो ये रचना के चरण हो गए जो हमने आपको लिख करके दिखाया। ये भी आपको साथ में से लिखने होते हैं रचना के साथ में। ओके, अब छठवें का घ वाला प्रश्न पे आ चुके हैं, जहाँ पे हमको निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी की मध्यिका ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे वर्ग अंतराल 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया गया है और बारंबारता 6, 9, 12, 8, 15 दी गई है, यानी ये संचयी बारंबारता नहीं है, मध्यिका ज्ञात करनी है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इस छठवें का अंक वाला प्रश्न का जो मध्यिका है या फिर माध्यक है, एक ही बात कही जाती है, इसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल आपको दिखाई दे रहा है, बारंबारता आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जो खाना छोड़ा गया है यह संचयी बारंबारता के लिए है। संचयी बारंबारता इसके लिए होता है। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात की जाती है, ये जो अपना 6 है ऐसे लिख दिया जाएगा। 9, 6, 15 हो गया, 15 और 12 जोड़ दीजिए तो 27 हो जाएगा, और 8, 7, 15, 35 हो रहा है, ये हो गया 35, 35, 5, 40, 10, 50, ये 50 हो गया। तो ये टोटल हो गया। तो n बराबर आपको यहाँ पे लिख लेते हैं, n बराबर आपको 50 दिखाई दे रहा है। तो पहले तो हम यहाँ पे माध्यक का फार्मूला ही लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह छोड़ के माध्यक का फार्मूला लिख लेते हैं, मध्यिका का फार्मूला लिख लेते हैं, फिर जो डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड है हम ऊपर लिखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फार्मूला होता है। तो चलिए डिटेल्स पहले देखते हैं। n/2 यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि n बराबर 50 मिल गया, तो n/2 बराबर हमको 50/2 करके 25 मिल जाएगा। एक चीज़ ये हो गई है। फिर हमको ये देखना होता है कि 25 कहाँ शामिल है संचयी बारंबारता के अंतर्गत। ठीक है, तो 6 के बाद 7 से 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं इसमें होंगी। 6 के बाद जो 7 होता है 7 से लेकर 15 तक इसमें होगा, फिर 16 से लेकर 27 तक इसमें होगा, अर्थात जो हमारा n/2 यानी 25 मिला है वो ये 27 वाली कैटेगरी के अंतर्गत घुसा होगा। 27 के सामने वाली गिनती f कहलाती है। ठीक है, इसके सामने वाला ये
वर्ग अंतराल जो होता है माध्यक वर्ग कहलाता है, और इसके 27 के ऊपर वाली जो गिनती होती है वो CF होती है। ये तरीका होता है इसका करने का, ठीक है। तो ये हो चुका, तो हम यहाँ पे निकाल पाते हैं कि F बराबर हमारा 12 मिल गया है, और ये माध्यक वर्ग कहलाता है, माध्यक वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग जो है 20 से 30 हो गया है, 20 से 30 हो गया है। अब अगर इसमें से हम h निकाल सकते हैं जो कि है 30 माइनस 20 बराबर 10, ये हो जाता है। और जो इसके निम्न सीमा होती है वो L बराबर 20 हो जाती है, और CF हो गया, CF अभी हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो CF बराबर जो होता है वो 15 है, यहाँ पे देखने पे मिल रहा है। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। तो अभी यहाँ पे फटाफट से सारी चीज़ें रख देते हैं। L का मान हमने 20 निकाला तो 20 लिख लेते हैं। n/2 का मान 25 है वो रख लेते हैं, माइनस CF का मान 15 है तो वो 15 रख लेते हैं, बटे F का मान 12 मिला है तो 12 लिख लेते हैं। गुणते h की वैल्यू अपनी यहाँ पे 10 मिली थी तो 10 लिख लेते हैं। ये 20 रहेगा प्लस रहेगा, 25 में से 15 गया कितना मिल जाता है, 10 हो जाता है, बटे 12 है गुणते 10 ऐसा कुछ दिखाई देगा। और यहाँ पे कुछ काटने वाटने का जुगाड़ बैठाया जाए कि 2 से काट दिया जाए, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10, 5 5 25 बटे 3 हो रहा है, तो 20 प्लस 25 बटा 3 हो रहा है। 3 से हम 25 को भाग कर देते हैं ताकि हमें कुछ दशमलव वाली गिनती मिल जाए। मेरे ख्याल से उत्तर दशमलव में दे रहा होगा, तो दशमलव लाना ज़रूरी है। तो 3 से भाग कर लेते हैं 25 में, 3 से 23, 3 8 24, बच गया 1.0, 3 3 9, बच गया 1, फिर 0 बढ़ जाएगा, 3 3 9 से बार बार आता जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस हमें 8.33 मिला देखने को, अगर हम जोड़ देंगे तो 28.33 हो जाएगा। और ये माध्यक, यार मैं सेंटीमीटर लिखने वाला था इसके पीछे, तो माध्यक जो हमारा हो जाएगा 28.33। हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो माध्यक है वो इतना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का समापन हो चुका है, और आगे की वीडियो में हम 7वें प्रश्न को करवाने वाले हैं भैया, ठीक है। 7वां प्रश्न अगले वीडियो में चलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही।